हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे 2025 में बैंक पीओ और क्लर्क की जो वैकेंसीज आएंगी। आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ही इसके एग्ज़ाम शुरू होते हैं प्रीलिम्स के, तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिन्होंने अभी अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उन्हें आइडिया नहीं लग पा रहा कि कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा मानना है कि पहले हमें प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत आसान नहीं होते हैं क्रैक करना। तो पहले प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें अच्छे से, उसके बाद हम फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। मेंस की तैयारी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो वो हमारा मेंस का बेस बना देगा, हमारा बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम साइड बाय साइड मेंस का तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि 2024 लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था आईबीपीएस पीओ का, ठीक है, उसमें देख लीजिए कट ऑफ गया था जनरल कट ऑफ था 48.5, ओबीसी का भी 48.5, ईडब्ल्यूएस का भी 48.5, ठीक है, एसटी का 41 और एससी का 48। इससे ये हमको समझ में आता है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2017 से तैयारी स्टार्ट की थी। 17 से 20 तक मैंने तैयारी की। 20 फरवरी में हमारा तो ज्वाइनिंग ही हो गया। तो इस दौरान मैंने 4 पीओ के, 4 क्लर्क के, 4 एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम्स दिए थे। और मैं पीओ का एग्ज़ाम्स अपना इस स्ट्रेटजी से शुरू से फर्स्ट टाइम से ही मैं क्रैक करता था प्रीलिम्स का। मेंस कभी हुआ कभी नहीं हुआ, वैसा होता था, बट प्रीलिम्स मेरा कंफर्म होता था कि मैं प्रीलिम्स क्रैक करता ही करता था। वो मेरा अपना स्ट्रेटजी था और बिल्कुल वो भीड़ से हटके। ठीक है, तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। आप वैसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और शुरू से ही आप, स्टार्टिंग से ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, और मेंस का तैयारी बाय साइड होता रहेगा। वो उसके लिए बहुत अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कि मेंस की तैयारी साथ में आप कैसे करें। ठीक है, तो आपको 2024 का मैंने कट ऑफ बताया 48.5, माने 50 के ही अंदर रहता है। 3 से 4 सालों का मैं ट्रेंड देखा हूँ कि पीओ का जो कट ऑफ होता है, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, तो 50-55 के पीछे ही रहता है। तो आप बिल्कुल 60 नंबर का आप टारगेट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि 60 नंबर को ही आपको टारगेट करना है एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, पूरा सिलेबस को हमको नहीं रट्टा मारना है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनमें से, हम वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपना हथियार बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसका जो क्वेश्चन था मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, जो कि 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों का, सभी का ये तीनों टॉपिक्स में अच्छा कमांड हो, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना बताता हूँ, मेरा रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड था। ठीक है, मेरा मैथ्स, क्योंकि बल्कि मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स से की है, फिर भी मैं मैथमेटिक्स में 15 से 20 सवाल ही सॉल्व करता था मैक्सिमम। ठीक है, मेरा रीजनिंग हमेशा 25 to 30 सॉल्व होता था और इंग्लिश में 20 to 25 हमेशा करता था। ठीक है,
और इससे मैं आसानी से क्वालिफाई कर जाता था, क्वालिफिकेशन मार्क्स से भी मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स लाता था। ठीक है, तो आपको भी ये ध्यान अपने जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आपको आइडिया लगता होगा कि किसके क्वेश्चन मैं आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ। और मैं एवरेज बच्चों का देखा हूँ, मैक्सिमम बच्चों का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है, खास करके बैंकिंग एस्पिरेंट्स का। तो आप रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, मैं सबको सभी के बारे में बारी बारी से बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम रीजनिंग से ही। ठीक है ना। तो बेटा देखो, रीजनिंग में जो लास्ट ईयर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से वेन डायग्राम वाले से 3 क्वेश्चन था। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इजी है और किसी भी एस्पायरेंट को ये बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और इसमें कमांड हम 1 सप्ताह के अंदर आपको करा देंगे, और वो भी फास्ट सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, और मज़ेदार होता है, ये आसान होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का एक से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करा जा सकता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक आपके लिए मस्ट है, एकदम करना ही करना है। ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी। ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड आता है तो ये होता आसान है लेकिन टाइम टेकिंग होता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ता था। और मैं आपसे भी ये बोलूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़े। एक क्वेश्चन पूछता है और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप सीखें या नहीं सीखें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इसको सीखना बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। कभी भी 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ना, और ये टाइम टेकिंग होता है सॉल्व करने में। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन के साथ भी सेम केस है, इसको भी आप अवॉइड करके चलें। हाँ, और नेक्स्ट चीज़ जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, आपका इसमें कमांड सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, हर एक टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कम टाइम पर, मैं 2 से 3 मिनट में एक पजल सॉल्व कर लेता था। ठीक है ना। तो कम से कम टाइम पर आप कैसे इसको सॉल्व करें, इसके देखो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर मान लीजिए आप केवल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही बना लिए, ब्लड रिलेशन से रिलीज और इनइक्वालिटी ही कर लिया, तो आपका तो ऐसे ही 30 मार्क्स तो आ ही जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो अगर बैड लक रहा तो एक पजल छूट सकता है, तो फिर भी तो हम यहाँ से 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। और इस 3 3 6 और एक साथ, तो कुल मिला के 25 नंबर लाना बहुत टफ नहीं है रीजनिंग के अंदर, अगर आप बैंक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो। और मैं ये 25 नंबर आपको लाना बिल्कुल सिखा दूंगा। या इसको सिखाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 20 क्लासेस लगेंगे। 20 क्लासेस माने 20 घंटे का अगर मैं क्लास अच्छे से आपको करा देता हूँ, तो मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बस बात रहा आपको कैसे इसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे आप इसको फास्टली सॉल्व करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। टॉपिक को जो सबसे सिंपल और सबसे फास्ट टेक्निक है सॉल्व करने का, मैं ये आपको बता दूंगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका ये स्पीड बनेगा। और इसके लिए टाइम आपको 20 मिनट्स का ही होता है, 20 मिनट्स के अंदर ही आपको इसके सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहा बात रीजनिंग का। रीजनिंग में हमको ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एक और टॉपिक है आपको मैं वो कराऊंगा, और ये करनी चाहिए। मोस्टली ये क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। इसके भी 3 क्वेश्चंस तो क्लर्क में होते ही होते हैं, कभी कभी पीओ में भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बस रीजनिंग का सिलेबस ही इतना है, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, पजल सिटिंग अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन। इतना आप अगर अच्छे से कर लेते हैं
तो आपका रीजनिंग का तैयारी हो गया, बस बात रहा प्रैक्टिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड माने मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथ्स। तो बेटा देखो, मैथमेटिक्स में जो मेरा टारगेट होता था उस मैं शुरुआत करता था अप्रॉक्सीमेशन और कैलकुलेशन से। ठीक है, जोड़ घटा वाला जो क्वेश्चन होता है सिंपल सा, मैं उसको टारगेट करता था सबसे पहले। उसके बाद मैं देखता था डीआई किधर है। ठीक है, उसके बाद मैं एक यहाँ पर टॉपिक नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको टारगेट करता था। इसका भी 3 से 5 क्वेश्चन आना ही आना होता था एग्ज़ाम्स में, 2020 तक जब मैं एग्ज़ाम देता था, और अभी भी पूछा जाते हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई। ठीक है, उसके बाद में जंप करता था सीरीज में। सीरीज में पाँच सीरीज में से 3 सीरीज तो आराम होते हैं बनने में, 2 पे टाइम लगता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 5 भी ले जाते थे। ठीक है, उसके बाद में आता था डीआई पर ही आता था। जो देखो, सबसे पहले तो मैं अप्रोक्सीमेशन करता था, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारा क्वाड्रेटिक होता था, ये करता था मेरा अपना स्ट्रेटेजी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी दे दे मेरे से बन जाता था, वो सॉल्व हो जाता था कम टाइम पे। मैं आपको सिखा दूँगा। ठीक है, और थर्ड पे आता था मैं, बिल्कुल आता था, हमने डीआई पे देखता था। 3 डीआई देता था, उसमें से सबसे आसान मेरे लिए कौन होता था, तो मैं टेबल डीआई पर सबसे जाता था। ठीक है, टेबल डीआई पर मेरा थर्ड होता था। उसके बाद मैं सीरीज पे जाता था। सीरीज में 5 क्वेश्चन में मैं 2 या 3 क्वेश्चन करता था, उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाता था। ठीक है, उसके बाद में जाता था नेक्स्ट, जो बाकी 2 डीआई बचे हैं उसमें से अगर टाइम मिला तो 1-2 को मैं बनाने का प्रयास करता था। ठीक है, तो इस तरह से मेरा टारगेट होता था हमेशा से। जब मैथमेटिक्स का मैं बात करता था तो मेरा टारगेट होता था, देखो अप्रोक्सीमेशन में यहाँ 11 दिया, 11 में से अगर 11 नहीं बना तो मेरा 7-8 तो बन ही जाते। ठीक है, डीआई में से 5 कंफर्म है, होता ही होता। क्वाड्रेटिक में अगर 5 दे दिया तो वेल एनफ, नहीं तो मिनिमम तो 3 तो देता ही देता था। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज में 2 से 3 में बना ही लेता था। तो अगर बच्चा इतना ही अगर आप टारगेट करो तो देखो 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 7 क्या, 20 हो गया। ठीक है ना, अब 20 नहीं भी सोल्व करो तो भाई मेरा मानना है कि अब 15 भी लाते हो, 15 से 20 के भी बीच में लाते हो तो आप आसानी से सेक्शन तो क्वालिफाई कर ही लोगे। ठीक है ना, उसके साथ साथ आप ओवरऑल भी क्वालिफाई करने इतना मार्क्स आपका आ जाएगा, ये कंफर्म है, और ज़्यादा टफ नहीं है। अप्रोक्सीमेशन में जोड़ घटा गुना भाग वाला ही क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है। बस आपका कैलकुलेशन स्पीड पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल स्पीड पर आपको डिपेंड करता है। स्पीड मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, जो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज 1 सप्ताह का काम है आपको सीखने के लिए, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना है। डीआई बहुत आसान होता है सॉल्व करना, बिल्कुल जोड़ घटा गुना भाग ही करना है। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स क्वालिफाई करने के लिए आपको, अभी तक मैंने अर्थमेटिक के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। हालांकि मेरा एक मतलब जो फुलिश नेचर था, या कुछ भी बोलो, मैं साल भर में अर्थमेटिक पढ़ता था, सालों भर केवल अर्थमेटिक के मैं टॉपिक्स पढ़ता था, लेकिन प्रीलिम्स में मैं 2 से 3 मैक्सिमम ही टच कर पाता था। बाद में मेरे सारा यही टॉपिक से मेरा नंबर्स आते थे। और अर्थमेटिक आपको मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, हालांकि ओवरऑल मैथमेटिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अर्थमेटिक तो करना है। अर्थमेटिक माने जो सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन, CI SI के क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सारे जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। मैं इनमें से बहुत कम क्वेश्चन को ही टच कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था। और प्रीलिम्स में आप मानिए कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बच्चा का जो कैलकुलेशन जो स्पीड होता है, वो क्योंकि कैलकुलेशन वो बचपन से सीखा होता है, क्लास 1 से ही लोग कैलकुलेशन सीखते हैं। तो बस वही कैलकुलेशन ही आपको चाहिए जो 1 to 10 के बीच में आपने सीखा है कैलकुलेशन, उसी नॉलेज के बेस पर आप ये क्वेश्चन 11 में से 7-8 तो आराम से कर लोगे। डीआई आप आसानी से कर लोगे,
उसी नॉलेज के बेसिस पे आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम सालों भर जो है अर्थमेटिक 5 साल से रट ही रहे। बेटा उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको मेंस में उसका फ़ायदा होगा, प्रीलिम्स में एकदम नहीं फ़ायदा उसका होगा। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत भागने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अर्थमेटिक मैं साल भर ज़रूर पढ़ता था, लेकिन मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ता था। मेरा 4 से 5 फेवरेट टॉपिक है जिस पे मेरा बहुत अच्छा कमांड होता था। मैं उसी को हमेशा कोशिश करता था, जिससे मेंस में मेरा 20 to 30% क्वेश्चन टारगेट हो जाता था। मैं इतना ही कोशिश ही करता था। और मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है। मेंस में भी कि बहुत सारा हम क्वेश्चन बना रहे हैं, वैसी भी बात आपको नहीं है। यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखती है बैंकिंग एग्ज़ाम में। केवल स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है, नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे टॉपिक बाय टॉपिक आप मैथ्स की तैयारी करेंगे। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें एकदम बिल्कुल शुरू से, तो मैं बताऊंगा कैसे आप शुरू से तैयारी करेंगे। ये भी मैं आपको प्रीलिम्स के लिए विदिन 30 क्लास में मैं ये भी आपको कम्प्लीटली सिखा दूंगा। बाकी आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई कोचिंग वाला कोई नहीं बताने जा रहा है, क्योंकि कोचिंग्स वाले को इतना पता होता तो खुद गवर्नमेंट जॉब लेके बैठा होता। ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, दूसरी चीज़, कोचिंग्स वाले केवल सिलेबस आपको थमा देते हैं, टॉपिक्स पढ़ाते रहते। एग्ज़ाम बेस्ड जो है तैयारी अभी रांची के अंदर या जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसके अंदर बहुत कम कोचिंग्स करा पाते हैं। ठीक है ना, और मैं ज़रूर कोचिंग्स ज्वाइन करता था, लेकिन मैं कभी कोचिंग्स के भरोसे बैठा नहीं। मेरा खुद का अपना स्ट्रेटेजी था, खुद का तैयारी था। ठीक है, तो ये रहा हमारा मैथ का। मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे आप, क्या क्या आपको तैयारी कैसे करनी है, ये बिल्कुल मैं शुरू से आपको बताऊंगा। और चूँकि मैक्सिमम बच्चों का कन्फ्यूजन इसी में रहता है, क्योंकि ये आपका जाना पहचाना टॉपिक होता है जो स्कूल्स कॉलेज में आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, रीजनिंग हो सकता है आपके लिए अननोन है, फर्स्ट टाइम आप जब तैयारी करना है तभी आप रीजनिंग के बारे में जानते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स अब जाना पहचाना होता है तो मैक्सिमम बच्चे मैथमेटिक्स करते रहते हैं। बस मैक्सिमम टाइम इसी में जाता है इनका, और आउटपुट कुछ नहीं आ पाता है। तो मेरा लक्ष्य है आपका एग्ज़ाम में आउटपुट लाना, कि आप कैसे कितना मार्क्स लाएं कि आप ओवरऑल क्वालिफाई कर जाएं, एटलीस्ट प्रीलिम्स। मेंस की हम मेंस में देखेंगे फिर बाद में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, अपना जो टॉपिक है इंग्लिश पर। बेटा इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा 20 to 25 क्वेश्चन करता था, जिसमें से मिनिमम 20 मार्क्स तो आना ही आना होता था हर एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये मेरा अपना स्ट्रेंथ था। इसके लिए मैं क्या करता था ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या होता था, मेरा पहला टारगेट होता था फिलर्स पर, फिल इन द ब्लैंक्स होते थे। ठीक है, एक स्टोरी दे दिया, उसमें 5 ब्लैंक्स छोड़ देता था, तो वर्ड्स को नीचे देता था, वो उसी वर्ड्स को उठा के आपको उस फिलर्स के बीच में रखना है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत आसान होता था, मैं ये करता था। 5 नंबर यहाँ से पक्के। ठीक है, उसके बाद मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको बोलते हैं, उसमें से 2 पैसेज होते थे 5-5 नंबर के, कभी कभी 10 का एक ही पैसेज आता था। ये बिल्कुल ईजी होता था, बिल्कुल ईजी, समझ लो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी होता था। और अभी भी ये बहुत आसान पूछता है। अगर आपको केवल इंग्लिश पढ़ के अगर समझ रहे हैं ना, तो ये सेक्शन में 20 मार्क्स लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इंग्लिश पढ़ के समझ लेते हैं, सेंटेंस के पैटर्न को समझते हैं, तो इसके लिए आपको 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको ऐसे लॉजिक्स और ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो मेरा 2 टारगेट होता था भाई। 12 नंबर यहाँ से हो गया। देखो पारा जंबल्स होता था, पारा जंबल्स बोले तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट। 5 सेंटेंस रहते थे जम्बल्ड किए हो, उसको आप ABCDE सीक्वेंस में आपको लगा के एक स्टोरी फॉर्म करना था। ये भी मेरे लिए आसान होता था, ये भी मेरा रीडिंग का पार्ट था। इसके लिए कोई ग्रामर नहीं, नो ग्रामर। ये जो मैं आपको 3 बताया ना अभी 20 मार्क्स का, इसके लिए कोई ग्रामर नहीं चाहिए। उसके बाद मैं जंप कर रहा था वर्ड अरेंजमेंट में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन इसके भी होते हैं।
ठीक है। और मैं वर्ड यूजेज और ये जो करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको मैं कोशिश करता था कि छोड़ दूँ, एक आध दो क्वेश्चन यही मैं टच करता था, 1 से 2 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मेरा ये दोनों वीक था, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं होता था और मेरे को पता होता था कि ये जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ये एक्यूरेट होगा, सही हो, मैं इसको सही करूँगा, पारा जंबल भी मैं सही कर लूँगा, अरेंजमेंट 100% सही होगा, फिलर्स भी सही होगा, करेक्शन और वर्ड यूजेज में गलती होने का चांसेस होता था। इसलिए मैं ये जानबूझ के ये दोनों टॉपिक्स को मैं छोड़ता था। एक आध क्वेश्चन जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आँख में पड़ा तो मैं बना लेता था, अदरवाइज़ मैं यही टॉपिक्स को टच करता था। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा, मैं आपको भी ये सिखाऊँगा कि आपको बस यही 4 टॉपिक को पकड़ के चलना है। और ये 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको चार्जेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पढ़ना है? बस एडिटोरियल। आपको बस एडिटोरियल को पढ़ना और समझना है द हिंदू का, ठीक है। और कुछ नहीं करना है बेटा। वर्ड पावर को थोड़ा सा और मजबूत करेंगे हम लोग वोकैब्स के ज़रिए, बस इंग्लिश में एडिटोरियल और वोकैब्स, और कुछ नहीं। अभी आपको ये करेक्शन वाला और वर्ड यूज वाला मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ना कराऊंगा, ठीक है। और अगर आप अभी अभी तैयारी शुरू की है तो बेटा ये सब में ध्यान मत दो। ये सब चीज़ें जो है ना, ये अच्छा कोचिंग से क्या होता है, यही एरर करेक्शन का ग्रामर का जो है ना 8-10 जो टॉपिक है उसी को बस पढ़ाते रहता है, पढ़ाते रहता है, पढ़ाते रहता है। उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इतना ग्रामर जानते हैं, ग्रेजुएट हैं, क्लास 10 तक तो आप ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो इतना ग्रामर अगर आप जानते हैं, क्लास 10 तक अगर अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको फर्दर ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। 1-2 बार बस रिवाइज कर लीजिए बस। उसमें भी मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत मस्त है, वो मैं करा दूंगा। बाकी पूरा ग्रामर को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको 2 ही चीज़ करना है, एक एडिटोरियल, दूसरा वोकैब्स। यही 2 चीज़ से आपका इंग्लिश का तैयारी कंप्लीट होगा। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा नाक रगड़ने हैं, पैर रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स को आसान बनाना है, सरल बनाना है। कोचिंग्स वाले इतना डिफिकल्ट बनाते हैं कि पंचवर्षीय योजना बन जाता है बच्चों का, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि टफ और आसान बनाना आपके हाथ में है। मैं आपको टॉपिक्स भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको टॉपिक्स अच्छे से तैयारी करा दूंगा, बस आपके अंदर है कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। तीनों टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा कल बताऊँगा कि कैसे आप इंग्लिश आप कहाँ से स्टार्ट करें फर्स्ट डे, रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट करें फर्स्ट डे, और मैथमेटिक्स कैसे स्टार्ट करें फर्स्ट डे। मैं एक एक टॉपिक कल आपको कराऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए